नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टिकोट एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 17 फरवरी और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां पर कोई भी अनवांटेड या अननेसेसरी करंट अफेयर्स आपके लिए नहीं कराया जाता है। यह करंट अफेयर्स वही होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिसके आने की संभावना प्रश्नों की आपके एग्जाम में पूरी पूरी होती है। तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है करंट अफेयर्स है। लेकिन उसके पहले अगर आपका लक्ष्य 2024 मुख्य परीक्षा का है या पीसीएस परीक्षा 2025 में आपको देनी है, तो उसके लिए आप लोग हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोग जो है अपनी डेली विहार पर जो टारगेट दिया जाता है, जो हमारा शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नीचे नंबरों पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सीधे आज के करंट अफेयर्स पर आएंगे सीधे तौर पर। नंबर 1, राज्यसभा में गुरुवार को यानी कि अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति, जिसको हम लोग जेपीसी बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, उसने जो है एक रिपोर्ट जो है यहां पर सबमिट कर दिया है। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जगदंबिका पाल थे। आप जानते होंगे जेपीसी तदर समिति होती है, इसका कार्य पूरा होने के पश्चात इसको जो है खत्म कर दिया जाता है, मतलब इसको वाइंड अप कर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार और एसएमएस से निपटने वाले संशोधित नियमों को लागू करने में विफल रहने पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी है। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, यह भी आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मार्सिले में मार्जागुस युद्ध समाधि स्थल पर गए और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी व्यक्त किया है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ था, जो कि अभी कहां है? वर्तमान में गुजरात के राजकोट जिले में है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है और इन्हीं की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 17 से लेकर के 18 फरवरी तक महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का भी आयोजन होगा, ध्यान रखिएगा। भारत समुद्र के गहराई तक छुपे राज को खंगालने के लिए डीप ओशन मिशन जो है शुरू कर रहा है, यह भी आपके लिए क्या है? चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। इसका उद्देश्य कर कानूनों को सफल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। यह नया विधेयक 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा। ठीक है, यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी में अपनी पहली वर्षगांठ मना रहा है और 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये योजना आपकी कौन सी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें सरकार आपकी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक का सब्सिडी देती है। अब बताइए, आप लोग प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है वो संपादित नहीं किया जाता है। ठीक है, जो आपका भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वो लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। स्थानीय जो निकायों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका स्थानीय निकायों को चुनाव कराता है। अक्सर यह प्रश्न आप लोग एग्जाम में गलत करके चले आते होंगे। चलिए आगे। नंबर 1, संवाद कार्यक्रम, यह भी चल रहा है। भारत और थाईलैंड जो है और इसमें जापान भी सम्मिलित हैं और थाईलैंड में इसका आयोजन किया रहा है। आई थिंक चौथा ये आयोजन है, संवाद आयोजन है, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य को इसमें जारी किया है। अच्छी अच्छी बातें जो है बोली हुई हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को, यानी कि अभी जो बीत गया है, ठीक है, और थाईलैंड के बीच प्राचीन और गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ता 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जो शांति और सद्भाव की एशियाई परंपराओं को बढ़ावा देगा। आप जानते होंगे थाईलैंड, जापान वगैरह में बौद्धिस्ट बहुत ज्यादा हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा भारत में हो उससे कहीं ज्यादा चीन, थाईलैंड और जापान में हुआ। ठीक है, संवाद का चौथा संस्करण 14 से लेकर के 17 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। यह पॉइंट आपके लिए क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा 2015 में शुरू की गई इस प्रमुख पहल का नेतृत्व भारत में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन कर रहा है, जिसमें जापान फाउंडेशन एक प्रमुख भागीदार के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यह भी पूछ सकता है कि संवाद किसके तत्वाधान में काम कर रहा है। ठीक है, आप बताइए आप लोग प्रश्न
कि संवाद कार्यक्रम का चौथा चरण थाईलैंड में कब आयोजित हो रहा है? तो अभी हमने आपको जस्ट बताया। क्या होगा इसका ऑप्शन सही? जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन होगा 14 to 17 5 के मध्य में, यानी कि ये देखिए। ठीक है, चलिए आपका आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्यटक स्थल। अब पर्यटक स्थल की चर्चाओं में, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो भी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनमें जो है उनके उस स्थल में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो और वह पर्यटन जो स्थल है वो क्या हो, अपने आप में और बेहतर रूप से कार्य करे, बेहतर सुविधाएं वहां पर हो। इसके लिए सरकार ने अभी क्या किया है, 3,295.76 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को जो अभी हाल ही में क्या कर दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पैसा कितना आवंटित किया गया इस योजना के लिए, ये आपके लिए जरूरी है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को पुनर्गठित कर स्वदेश दर्शन द्वितीय चरण के रूप में विकसित किया है। इसका उद्देश्य स्थान विशेष को समुन्नत करने के केंद्रित दृष्टिकोण के साथ संधारणीय और महत्वपूर्ण गंतव्य स्थलों को क्या करना है, उनको बढ़ावा देना है, आपस में जोड़ना भी है, कनेक्टिविटी करना है। ओवरऑल कहने के मतलब यह है कि सरकार अभी प्रमुख पर्यटक स्थलों को विस्तारित करना चाहती है, उसकी सुविधाओं को बढ़ाना चाहती है ताकि जो पर्यटक है वहां पर तेजी के साथ बढ़े। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए प्रश्न कि हाल ही में पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए धन आवंटन हेतु राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? अभी तो हमने आपको बताया 3,295.96 करोड़ रुपए। तो बस ए इज द राइट आंसर। कोई आसान, कितना आसान है ना। देखो बाकी डेटा तो आपको मैच ही नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये कुछ इससे मैच कर रहा है, लेकिन होगा यही वाला आपका, बस ए इज द राइट आंसर। चलिए मेगा, ये क्या है भाई साहब? अभी आप जानते होंगे कि हमारे देश के कौन, मोदी जी, और मोदी जी कौन है? आपके प्रधानमंत्री हैं, मतलब हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। ये ट्रम्प जी से मिले, ट्रम्प जी से जो है गले लगे वहां पर और बहुत सारी बातें हुई, कई सारे कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल जाती है कई बार, और कई बार जो है क्या होता है, कुछ जो है खुशी भी मिलती है। ट्रम्प जी ने कहा कि भैया हम आपको मिस कर रहे थे, फला फला ढिमका बातें, जो वो भी बातें होती हैं, क्योंकि आप जानते होंगे ट्रम्प साहब तो खतरनाक वाले क्या है, बिजनेसमैन है। अपने पहले कार्यकाल में भी आपने देखा और दूसरे कार्यकाल में भी, आप पहले दिन से जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की है तब से उन्होंने बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया, चाहे वो पेरिस समिट से बाहर होना हो, WHO से बाहर होना हो, चाहे कोई भी हो ऐसा मामला। उन्होंने कहा ना भैया हम तो ये सब नए काम करेंगे, पर्यावरण वगैरह की चिंता आप लोग करिए, हम ना करते हैं जी। ठीक है, तो पेरिस समिट आप लोग जानते होंगे, और चूंकि बिजनेसमैन है अपने आप में ट्रम्प, तो उनकी पूरी जो गतिविधि होती है कहीं ना कहीं वो क्या होती है, अपने आप में एक अलग तरीके से होती है। और एक स्टेटमेंट आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप एक अच्छे नेगोशिएटर हैं अपने आप में। अब जानते हैं भाई साहब कि खतरनाक आदमी है। अब ट्रम्प जी तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है और मोदी जी भी किसी से कम नहीं है, तो बस वही बात आ गई। उनको कुछ लगा होगा कि बड़े खतरनाक नेगोशिएटर हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हाईलाइट रही जो मीडिया में रही और छाई रही अपने आप में। तो अभी वहां पर क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मागा और भारत के मिगा से कनेक्ट करते हुए साझेदारी को मेगा नाम दिया है अपने आप पे। ठीक है, इसीलिए मेगा शब्द जो क्या है चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या मेक अमेरिका और ग्रेट अगेन, और भारत की पहल कौन सी है? ठीक है, ग्रेट अगेन को भारत के विकसित भारत संकल्प का पर्याय जो है बताया हुआ है, यानी कि दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज है अपने आप में, राइट। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को अरबों डॉलर के रक्षा उपकरण बेचेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहां पर है नजर में रखने वाली, वो ये है कि भविष्य में भारत को जो है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स जो है देगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी क्या है, डिप्लोमेटिक जो है जीत है भारत की। और एक जीत इसमें और है, वो क्या है, राणा साहब, राणा जी मुझे माफ करना वाला नहीं, राणा जी, एक राणा जी और हैं। 26/11 हमला आप लोग जानते होंगे, 2008 का जो मुंबई हमला हुआ था, उसमें जो है मुख्य आरोपी जो है तहव्वुर राणा जो है, ठीक है, इनके प्रत्यर्पण की जो है जानकारी ट्रंप सरकार ने दी है और कहा कि भैया अब हम इनको आपको भारत भेजेंगे, आप इन पर कार्रवाई करिए। तो ये अपने आप में भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जो है जीत है अपने आप में। ये अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जो है अब केस चलेगा। इससे भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी सफलता जो है मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कई सारे ऐसे राज हैं जो इन भाई साहब के अंदर हैं, और कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां भी हैं जो जब ये भाई साहब यहां पे आएंगे तो चीजें जो है खुल के सामने आएंगी। ठीक है, तो ये अपने आप में टेररिज्म पर एक अपने आप में क्या है, एक अटैक है अपने आप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है
कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही है या है? नंबर 1, अमेरिका द्वारा घोषणा की गई है कि भविष्य में भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स देने की दिशा में भी काम किया जाएगा। देखो अब आप एग्जाम में ना सीधे यही पूछ लेगा कि बताओ कौन सा फाइटर जो है जेट्स दिया जाएगा, नाम आपको पूछ लेगा। F-35 है भैया, F-35 फ्लैग वाले से F मांगिएगा और 35 जो है आप आर्टिकल 32 से 32 के बाद 35 ऐसा कुछ याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो F-35 जो है ये फाइटर जेट जो है अमेरिका भारत को देगा, नाम इसका आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तहव्वुर राना के प्रत्यार्पण की घोषणा भी कर दी है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा आपके लिए? सही हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसको हम बेसिकली बोलते हैं। जैसे आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो आपका फोन हो, आपका टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये अपने आप में एक बड़ा जो है एक दिक्कत जो है बन रहा है अपने आप में। इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती है और ये अपने आप में जो है रेडियोधर्मी जो है पदार्थ का भी उत्सर्जन करता है और अब हमारे पर्यावरण के लिए इसका नुकसान भी होता है बहुत ज्यादा। तो भारत का ई वेस्ट एक बड़ा आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रहा है। मेटल एक्सट्रैक्शन के जरिए रिकवर किए जाने वाले मटेरियल में $6 बिलियन की अनुमानित आर्थिक क्षमता का दावा एक रिपोर्ट कर रही है कि भैया जो ये वेस्ट है इससे हमको इतना पैसा मिल सकता है। दूसरा, एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी जानकारी दी गई है कि भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक है। यानी कि पहला बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ई वेस्ट का? चीन है, दूसरे पर अमेरिका है और तीसरे पर कौन है भैया? आपका सुंदर सा प्यारा सा बढ़िया सा देश कौन सा? भारत है। भारत तीसरे स्थान पर है जहां पर ई वेस्ट सबसे ज्यादा जनरेट होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अपने आप में, और जैसे बेबी होता है उसके हाथ में तुरंत गिफ्ट किया आता है, फोन लो तुम भाई साहब। क्यों? क्योंकि जो बाबू जन्म लिया है घर में वो खाना नहीं खाएगा, तो खाना नहीं खाएगा तो कहा जाता है लो बाबू तुम फोन चलाइएगा और खाना खाते रहिएगा। तो बस अब आप सोचिए कि अगर बेबी के होते ही, बच्चे के जन्म लेते ही उसको फोन मिल जाता है तो सोचे फ्री वेस्ट तो होना स्वाभाविक रूप से है। और भारत चूंकि बड़ी जनसंख्या वाला देश है, ऐसे में सभी के हाथ में फोन, मोबाइल फोन, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, न सिर्फ फोन बल्कि अलग अलग गैजेट्स जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसके सामने होते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा रीजन है। रेडसीर और स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का ई वेस्ट वित्त वर्ष 2014 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना होकर वित्त वर्ष 2024 में 3.8 MMT हो गया है, जो शहरीकरण और बढ़ती आय के कारण हुआ है। यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है तो भी लोग इन गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, और चूंकि आबादी भी हमारी बढ़ी हुई है, यह भी एक बड़ा कारण है। यानी कि अर्बनाइजेशन और जो है आपका क्या पॉपुलेशन, दो मेन रीजन है किसके लिए? ई वेस्ट को जनरेट करने के लिए दो मुख्य यहाँ के लिए कारण है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे। मुख्य रूप से घरों और व्यवसायों द्वारा उत्पन्न कंज्यूमर सेगमेंट ने वित्त वर्ष 2024 में कुल ई वेस्ट का लगभग 70% योगदान दिया है। ई वेस्ट उत्पादन में एक बड़ा ट्रेड मटेरियल की तीव्रता में बदलाव है, जबकि उपकरण अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के होते जा रहे हैं। त्यागे गए सामानों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कुशल रिसाइकलिंग रणनीतियों की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न कि ई वेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा भैया, रॉन्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, भारत अब चीन, अमेरिका और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ई वेस्ट उत्पादक देश बन गया है ना, तीसरा बना है भैया। अमेरिका चीन के बाद तीसरा, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? रॉन्ग है। दूसरा, रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश का ई वेस्ट वित्त वर्ष 2014 में 2 मिलियन मीट्रिक टन से दोगुना होकर के वित्त वर्ष 2024 में 3.8 MMT हो गया है, जो शहरीकरण और आबादी के कारण हुआ है। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हो जाएगा सही, एक हो जाएगा गलत, तो एक वाला हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन में सही, यानी कि एक ही तो गलत है, रॉन्ग पूछा है तो भैया यही गलत है हमारा, तो बस एक कथन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 जारी कर दिया है, और उसमें भैया भारत को जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ये आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है, उसमें भारत की जो रैंक है वो 96 रखी गई है। क्या? 96, 38 अंकों के साथ में भारत ने 100 में से 38 अंक प्राप्त करने के साथ ही यह 180 देशों में 96वें स्थान पर है। 180 देशों के आधार पर जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी की है यह भी हम लोग आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ठीक है। तो
चौथा पॉइंट क्या है कि सबसे कम भ्रष्ट देशों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका डेनमार्क है, फिनलैंड है और उसके बाद सिंगापुर है। ये सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में आते हैं। दूसरा, सबसे अधिक भ्रष्ट देश की सूची में दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला है। और जो इसमें जो पैरामीटर्स जो बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि जो शून्य अगर किसी को मिलेगा अंक तो क्या होगा, शून्य। शून्य सबसे भ्रष्ट देश होगा, जबकि 100 कोई भ्रष्टाचार नहीं के स्कोर पर रैंक प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, वैश्विक आबादी का 85% ऐसे देश में रहती है जिनका सीपीआई स्कोर 50 से क्या है, कम है। तो ये भी अपने आप एक बड़ी बात है। ठीक है, करप्शन बहुत है भाई साहब। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा कि जो करप्शन रिपोर्ट अभी जारी की गई इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 96वां है। और कितना है जो है पॉइंट इसमें 38 पॉइंट है। ठीक है, 38 अंक जो है प्राप्त किया है, याद रखिएगा। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विश्व के 180 देशों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंक प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। और भारत ने 100 में 38 अंक प्राप्त करने के साथ ही 180 देशों में 86वें स्थान पर है। क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, 96वें स्थान पर है, 96वें। तो ये हो जाएगा गलत और सही नहीं पूछा है, रॉन्ग स्टैंड पूछा है, तो केवल 2 हो जाएगा आपका रॉन्ग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहां पे? चलो नाउ, नार्डिक बाल्टिक देश जिसको हम लोग नार्डिक बाल्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये चर्चाओं में है क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर थे। वहीं पर उन्होंने जो है क्या किया है, यहीं पर जो है जो एस्टोनिया गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं कौन, महामहिम श्री अलार कारिस से उन्होंने मुलाकात की है। ठीक है, यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी अपने आप में। और दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भारत एस्टोनिया साझेदारी के महत्व पर चर्चा पर भी जो है ध्यान दिया है। और जो मुख्य बात है वो क्या, उन्होंने भारत नार्डिक बाल्टिक प्रारूप में मंत्री स्तरीय आदान प्रदान की शुरुआत का भी स्वागत किया है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा संयुक्त राष्ट्र में सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। तो ओवरऑल जो नार्डिक बाल्टिक जो देश है, कंट्री है, उनमें सामंजस्य स्थापित हो, मंत्री स्तरीय बैठक हो, इसके लिए जो स्वागत किया गया है। और अब आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ भैया ये नार्डिक बाल्टिक जो देश है वो कौन से हैं? तो नार्डिक बाल्टिक जो है 8 देश के नाम से फेमस है। एक चीज, यह एक अनौपचारिक क्षेत्रीय संगठन है। कौन? नार्डिक बाल्टिक 8 कंट्री। ठीक है, इस समूह में 8 देश आते हैं। नार्डिक देश के अंतर्गत जो है आपके 5 देश आएंगे। कौन कौन से? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और बाल्टिक देश के अंतर्गत आएंगे कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यही पूछ लेगा कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है, किसमें? नार्डिक बाल्टिक 8 जो है कंट्री में या इस समूह में। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1 स्टेटमेंट आपके सामने क्या है? एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्री अलार कारिस हैं। ये क्या है? ये आपके जो है क्या है, आपके राष्ट्रपति हैं वहां के। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, नार्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश हैं। बिल्कुल सही बात है, 8 देश हैं। तो ये 1 और 2 क्या हो जाएगा आपके लिए? दोनों कथन क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके लिए? सही हो जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत यहां पे आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ, जलवायु जोखिम सूचकांक यह भी अभी जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 है, ये जर्मन वॉच ने क्या किया है? लॉन्च किया है। और आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा कि बताओ ये जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 किसने जारी किया? आप कहेंगे सर जर्मन वॉच ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 1993 से 2022 तक के दौरान जलवायु जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 6ठे स्थान पर रहा है। कि भैया क्लाइमेट चेंज आप जानते होंगे बड़ी तेजी के साथ जो है हम लोग अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, यह सूचकांक चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली मानव और आर्थिक क्षेत्र के आधार पर देश की रैंकिंग है। इस सूचकांक को 3 प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के आधार पर जलवायु जोखिम के प्रभाव का आकलन किया जाता है। 3 पैरामीटर्स इसके हैं, ये आपको याद रखना है। जल विज्ञान, मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान, यानी क्लाइमेटोलॉजी जो होती है आपकी। तो ये आपके तीनों पैरामीटर्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट। इन्हीं 3 पैरामीटर्स के आधार पर आपका जलवायु जोखिम सूचकांक जो है जारी किया जाता है। राइट, इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है उसका पैमाना क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो आपसे पूछ लेता है। ठीक है,
तो अब बताओ कि जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? अभी जस्ट हमने आपको बताया जर्मन वॉच के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए आगे। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य यह भी चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक ने वहां पर आदिवासियों के लिए क्या है, एक गांव बनाने का निर्णय लिया है, और इसी को लेकर के जो वहां के पर्यावरणविद हैं, यानी कि जो वहां के क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि पर्यावरणविद जो लोग होते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी जो है लोगों का हस्तक्षेप हो, क्योंकि फिर वो शिकार करते हैं और वहां पर जो वन्य जीव जो रहने वाले लोग होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरणविद लोग इसका नुकसान जो है, इसके नुकसान को देखते हुए इसका विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए जो है ये आपका ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य क्या है, चर्चाओं में है आपके सामने। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक सरकार द्वारा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य में के बफर जोन में एक आदिवासियों के लिए एक गांव बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अगर उस बफर जोन में अगर कोई आदिवासी गांव बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है, जो वहां के जो वन्य जीव होंगे, ठीक है, उनको नुकसान होगा अपने आप में। तो एक तरफ से बात सही भी है कि भाई नुकसान करेगा, और दूसरा पॉइंट सरकार का भी सही है कि भाई आदिवासी हैं तो उनको जंगल में रहना है तो वह किया जाए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि क्यों ना उन आदिवासियों को एक ऐसे स्थान पर जगह दी जाए जहां पर फॉरेस्ट या तो बना दिए जाएं, या वहां पर उनको ऐसा जगह दिया जाए जहां पर वो आराम से रह सकें। तो विकल्प मौजूद हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीव जंतु हैं वो निरीह हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उनको नुकसान होगा। आदमियों को, व्यक्तियों को तो हम कहीं स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन जीव जंतुओं को जब हम स्थानांतरित करते हैं तो दिक्कत होती है अपने आप में। ठीक है, चलिए, हालांकि ये सब बातें वो लोग समझेंगे नहीं, ठीक है, पर्यावरणविदों लोग का तो अक्सर लोग विरोध करते हैं। इस प्रस्ताव का पर्यावरणविदों ने विरोध किया है। और बफर जोन क्या होता है? किसी भी वन्यजीव अभयारण्य का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अभयारण्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में सहायता करता है अपने आप में। ठीक है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के कुडागु जिले में क्या है, अवस्थित है, कर्नाटक के कुडागु जिले में। तो अब लोग बताओ कि ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आपका बिहार में? तो बस कर्नाटक में है ना, बस ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नाउ हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान, ये क्या है भाई साहब? ये एक यात्रा है जो महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख स्थल हैं उन पर ये जो है ये यात्रा की जा रही है। और इसमें जो है बेसिकली क्या है, नेपाल, भारत और श्रीलंका में प्रमुख बौद्ध स्थलों को कवर करने के लिए हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है। ठीक, अभियान का भारतीय अध्याय, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें रणनीतिक भागीदार के रूप में बिम्स्टेक और मार्गदर्शक संस्थान के रूप में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है इसमें क्या है, शामिल है अपने आप में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में लोग जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। और अगर महात्मा बुद्ध जी की बात अगर आ गई है तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री में जो है बौद्ध धर्म पर जो है अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिएगा, चीजों को तैयार कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म, ठीक है, यहां से कुछ प्रश्न खूब पूछता है। अब बौद्ध धर्म आ गया तो साथ साथ में जो है आप लोग जैन धर्म भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैन धर्म से भी प्रश्न आपके एंशिएंट हिस्ट्री में खूब पूछता है। और बौद्ध धर्म से आर्ट एंड कल्चर में मेंस में पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। बाकी यहां पर मार्ग में निम्नलिखित प्रमुख बौद्ध स्थल शामिल होंगे, यानी कि जो यात्रा चलाई जा रही है उसमें कौन कौन से स्थान होंगे। तो नंबर 1 पर क्या है आपका, सारनाथ उत्तर प्रदेश, बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल है। बोधगया बिहार, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। भाई साहब ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, दोनों ही फैक्ट खूब पूछता है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नालंदा बिहार प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, आप जानते होंगे। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्र है। उदयगिरी उड़ीसा एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ स्थल है। कर्नाटक भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को दर्शाते विभिन्न बौद्ध स्थल हैं, कहां पर, कर्नाटक में। और ये 6 जो है स्थान है, यहां पर जो है ये यात्रा जाएगी, और ये प्रमुख जो है स्थान है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में आधिकारिक ध्वजारोहण 19 फरवरी 2025 को बोधगया में इस प्रतिष्ठित बौद्ध तीर्थ स्थल पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ पॉइंट थे आपके लिए। अब बताओ बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थान कौन सा है, बोधगया, सारनाथ, उदयगिरी। तो नंबर 1 पॉइंट ए हो जाएगा आपका बोधगया, है ना। ठीक है, बस हो गया। नाउ रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड, ये अभी चर्चाओं में है। रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड अभी पहली बार जो है शुक्रवार को, या अभी जो भी बीत गया शुक्रवार, ठीक है, 300 सफाई कर्मियों ने पहला रिवर क्लीनिंग जो रिकॉर्ड बनाया है। और यह दुनिया का पहला रिवर रिकॉर्ड है जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा गंगा नदी की सफाई की गई है। आप जानते हो कि महाकुंभ चल रहा है और वहां पर एक अलग अलग रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, तो यह भी अपने आप एक रिकॉर्ड है बड़ा कि भैया
300 सफाई कर्मियों ने एक बड़ी स्तर की सफाई की। इस गतिविधि के माध्यम से मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य देश और दुनिया को यह संदेश देना है कि नदी और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना कितना क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अपने आप में यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है। महाकुंभ मेला प्रशासन की योजना है कि इस तरह के और भी रिकॉर्ड बनाए जाएं और अगले चरण में 15,000 सफाई कर्मियों द्वारा सड़कों की सफाई की जाएगी। यह भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यह सफाई गतिविधि विभिन्न जगहों पर एक ही समय में आयोजित की जाएगी। तो यह भी अपने आप में रिकॉर्ड बनाने का प्लान है। नाउ पॉइंट नंबर 10, हाल ही में कहां पर दुनिया में पहली बार 300 सफाई कर्मियों ने पहला रिवर क्लीनिंग रिकॉर्ड बनाया है? तो हरिद्वार गंगा नदी पर या क्षिप्रा नदी पर या गोदावरी नदी के तट पर या फिर महाकुंभ प्रयागराज में संगम के तट पर। तो ये डी वाला ऑप्शन है। महाकुंभ में प्रयागराज के संगम के तट पर जो है 300 कर्मचारियों के द्वारा जो है, सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो है इसको जो है पूरा किया गया है। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दी इज द राइट आंसर। नाउ अब आपके लिए प्रश्न है कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत आसान सा प्रश्न है और कई बार आप एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न भैया, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको रेडी कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और अब आपके लिए एक प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का दौरा किए जाने के क्या निहितार्थ लगाए जा सकते हैं? चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईआर का प्रश्न है आपका, पेपर सेकंड पॉलिटी में जो आता है उसी का ये पोर्शन है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। और करंट अफेयर्स अगर अच्छा लगा होगा तो एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।